और बासपा से आपका टिकट है। अब बताइए आंकड़े। देखिए साहब, ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल करा है। तो इस बार एक बड़ा मुद्दा मीरगंज विधानसभा में जो है क्षेत्रीय नेतृत्व का है। तो मुकाबला क्या होगा, त्रिकोणीय होगा या फिर आपकी ही होगी सीधे सीधे, ये बताइए। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है उनका बड़ा ही विरोध है विधानसभा में। ना तो आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे जी जी और इस विधानसभा से आप चुनाव लड़े थे तो आपको वोट करीब 6000 के आसपास मिले थे। जी, जिसका जितना चेहरा साफ होगा, जिसका व्यक्तित्व जितना बढ़िया है, उसको लोग वोट करेंगे। लेकिन जो उनके अपने वोट है उनमें भी गुटबाजी है। जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वहाँ भी दो पार्टियां हैं। आपकी जाति की वोट की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत अहम सवाल, कुर्मी बिना रिश्वत के मीरगंज विधानसभा में मेरा ये दावा है, कोई काम आप करा नहीं सकते। हमारे परिवार को कहीं ना कहीं माननीय संतोष जी ने नुकसान पहुंचाया। सुल्तान बेग विधायक थे, 3 बार विधायक रहे। 3 बार विधायक रहे यहाँ। उनसे त्रस्त होकर किसी सही पार्टी बात की जाए तो परिवार एकजुट है। परिवार तो एकजुट है। अब तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, आप क्या घोषणाएं देना चाहते हैं युवाओं के लिए और समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? आप देख रहे हैं नवस्वर जागरण, मैं आपके साथ हूं कवि देवेंद्र शर्मा। जनवरी का महीना है, ठंड अपने चरम पर है। इसके बीच चुनावी की गर्माहट उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार ताल ठोक चुके हैं और जगह जगह जाकर चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि आचार संहिता लगी हुई है और इसमें सरकार द्वारा हिदायत दी गई है कि कोई भी जनसभा और कोई भी रोड शो नहीं हो रहे हैं। इस बीच नेता जो है वो लगातार जनता के बीच डोर टू डोर जाकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी बीच मैं आया हुआ हूँ इस ऐसे उम्मीदवार के पास जो 119 विधानसभा मीरगंज से बासपा प्रत्याशी हैं। अगर वो 119 विधानसभा से विधायक बनते हैं तो वो जनता के लिए क्या खुशहाली लेके आएंगे, क्या उम्मीदें हैं, क्या सपने हैं, आइए ठीक उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। मुझे यहाँ 119 मीरगंज विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और आपको पता है, आप भी क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, मैं पिछले 5 साल से मीरगंज विधानसभा में लगातार लोगों के सुख दुख में शरीक हुआ हूँ और जो क्षेत्र की समस्याएं थी समय समय पर उन्हें मैंने उठाया भी है। हमारे यहाँ सबसे प्रथम बात ये है, जो सारी रोडें हैं जो बात करेंगे। देखिए उस पर बात करेंगे कुंवर साहब। मैं दरअसल ये पूछना चाहता हूँ कि आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। जी जी और इस विधानसभा से आप चुनाव लड़े थे तो आपको वोट करीब 6000 के आसपास मिले थे। जी जी इस बार आपको उम्मीद कैसे है? क्या आपने ज़्यादा काम किया है, जनता में ज़्यादा घूमे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि हमें जनता जो है इस बार विधायक बनाएगी? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं 5 साल से लोगों के सुख दुख में सक्रिय हूँ और उनके काम करा रहा हूँ और उनके साथ चल रहा हूँ लगातार। हाँ। और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनका बड़ा ही विरोध है विधानसभा में। ना तो उन्होंने विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है, ना तो उन्होंने विकास कार्य कराए और ना वो जनता के सुख दुख में शामिल हो पाए। वो केवल उन्होंने अपने स्वार्थ के ही काम करे और कोई उन्होंने विशेष कार्य नहीं करा। जनता उनसे बहुत त्रस्त है। उनसे पहले माननीय बेग साहब यहाँ से विधायक थे। सुल्तान बेग विधायक थे। 3 बार विधायक रहे। 3 बार विधायक रहे यहाँ। उनसे त्रस्त होकर माननीय डीसी वर्मा जी को क्षेत्र की जनता ने चुना था, ये सोचकर कि शायद जो हमने 15 साल दुख उठाए हैं और जो क्षेत्र का विनाश हुआ था उनके 15 साल के कार्यकाल में, शायद वर्मा जी से लोगों ने उम्मीद लगाई थी। वर्मा जी उन सब कष्टों को पब्लिक के हरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्मा जी ने तो और ज़्यादा अव्यवस्थाएं कर दी। आप क्षेत्र के अंदर देखेंगे सारी रोडें टूटी हुई हैं और विकास कार्य ठप पड़े हैं। और जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं अच्छे शासन प्रशासन की निशानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा,
आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप क्या घोषणाएं देना चाहते हैं युवाओं के लिए और समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? कभी देवेंद्र जी, आपको पता है कि अच्छे शासन की केवल 3 ही बिंदु है: स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। आपके क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो अपनी रास्ता खुद बना लेता है आगे बढ़ने की। और रही बात और स्वास्थ्य की, जितने भी यहाँ पर सरकारी पीएचसी हैं या तो वो बंद पड़े हैं, और कहीं क्रियान्वयन में भी है जो सरकारी अस्पताल जो होते हैं ग्राम लेवल पे, है ना, गांव लेवल पे, वो सारे बंद पड़े हैं। बंद पड़े हैं। वहाँ पे कोई डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं बैठता है, चपरासी भी नहीं आता है वहाँ पे। तो सारे बंद पड़े हैं। और जो है प्रशासन ने लूट मचा रखी है। आपको मैं बताऊं, बिना रिश्वत के मीरगंज विधानसभा में मेरा ये दावा है, कोई काम आप करा नहीं सकते, चाहे तहसील जाए चाहे थाने में जाए। अच्छा, वैसे आंकड़े आपके क्या है? आंकड़े पे बात की जाए तो यहाँ पर करीब 55-60 हजार के आसपास कुर्मी वोट है, जिस जाति से आप आते हैं। जी जी। उसके साथ लोधी वोट करीब 60-65 के आसपास है। जी ठीक है, जी 70 के आसपास। उसके बाद ये मुस्लिम वोट भी, मतदाता करीब है ना 1 लाख से ऊपर है। तो इस बीच अगर आंकड़ा देखा जाए तो किस आंकड़े के हिसाब से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए साहब, हमारे क्योंकि समाजवादी पार्टी से सुल्तान बेग 3 बार के विधायक उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से इलियास अंसारी को टिकट मिला है। ठीक है, ये देखिए मुस्लिम कार्ड। और तीसरे डॉक्टर डीसी वर्मा मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से, और बासपा से आपका टिकट है। अब बताइए आंकड़े। देखिए साहब, ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल करा है देवेंद्र जी, कि माननीय सुल्तान बेग पिछले 3 बार के यहाँ विधायक हैं। माननीय बेग साहब ने अपने 15 साल के कार्यकाल में सबसे जो बुरा कार्य करा वो ये करा कि उन्होंने भाई से भाई को लड़ाया। अच्छा। भाई से भाई को लड़ाया। उन्होंने क्षेत्र के अंदर वैमनस्यता की राजनीति जो है वो करी, और बंटवारे की राजनीति करी। अच्छा, मतलब गांव में गुटबाजी हो गई। गुटबाजी हो गई। हाँ। तो उनसे कहीं ना कहीं एक पार्टी पहले से ही नाराज है। लेकिन गुटबाजी से फायदा होता है। देखिए 2 पार्टियां तो एक तो हो गई ना। 2 पार्टी है, एक तो होगा, लेकिन जो उनके अपने वोट है उनमें भी गुटबाजी है। जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वहाँ भी 2 पार्टियां हैं। अच्छा। तो वो 2 पार्टी जो है वो किसके साथ जाएंगी? भाई आदमी जो है मजबूत आदमी के साथ जाना चाहता है। अब आप जानते हैं कि जो मुस्लिम उनसे नाराज है वो भाजपा को तो वोट करेगा नहीं। वो उसके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? निकल जाना भाई कुछ वो मान लो कांग्रेस प्रत्याशी है, कांग्रेस प्रत्याशी है इलियास साहब, चेयरमैन साहब, तो कुछ वोट वो भी काटेंगे मुस्लिम समाज के। अच्छा, मतलब आपका ये है कि इलियास अंसारी जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं वो जो है टिकट काटेंगे। जी जी जी। हैं? और मतलब वोट काटेंगे। मुस्लिम वोट जो है वो बटेगा। आपका ये है। जी, तो जी। मुकाबला क्या होगा? त्रिकोणीय होगा या फिर आपकी ही होगी सीधे सीधे? ये बताइए। देखिए साहब, मुकाबला चाहे समाजवादी से हो, हाँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो। हाँ, किससे लग रहा है आपको? इस बार मुकाबला मुझसे ही होगा, ये तो आप निश्चित मान के चले। होगा आपका किससे होगा? ना, फिलहाल तो साहब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेरा मुकाबला जो है माननीय डीसी वर्मा जी से है। अच्छा, डीसी वर्मा जी से। सुल्तान बेग नहीं है? नहीं है लाइन। तो आपका मन ये है, आपका मतलब आपका मत ये है कि सुल्तान बेग का वोट जो है वो बटेगा, मुस्लिम वोट जो है बटेगा, वो बटेगा। जी जी। अच्छा, मुस्लिम वोट कितना बढ़ जाएगा? आधा आधा हो जाएगा क्या? मुस्लिम वोट 3 जगह जाएगा, मेरे साथ भी आएगा। अच्छा, आपके साथ भी आ रहा है? जी जी। अच्छा, मुस्लिम वोट मेरे साथ भी आ रहा है। हाँ। लोग मुझसे खुद फोन करके मुझे बुला रहे हैं, मेरे संपर्क में है। अच्छा। और मेरा फायदा ये है, जो वर्मा जी से नाराज वोट है हाँ। वो भी सारा वोट मेरे संपर्क में है। आपकी जाति की वोट की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत अहम सवाल, कुर्मी आपका जो मुकाबला है, इस मुकाबले पे आंकड़े अगर देखे जाए तो ये आंकड़े ये कहते हैं कि सुल्तान बेग जो है वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। और आपकी बात की जाए तो आप बासपा से हैं, डॉक्टर डीसी वर्मा बीजेपी से हैं। अगर सुल्तान बेग, क्योंकि बताया जा रहा है कि मतलब जो हम लोग घूम रहे हैं कि सुल्तान बेग का यदि वोट बढ़ता है, जैसे आप कह रहे हैं, आपकी बात पे आता हूँ, अगर बढ़ता है, इलियास पे जाता है कांग्रेस के प्रत्याशी पर, तब तो सुल्तान बेग बहुत कम वोट पा पाएंगे मुसलमानों के। ठीक है, तो फिर वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद अगर डॉक्टर डीसी वर्मा पे हिंदुत्व पे अगर लहर की बात आप की जाए, उस पर बात मैं सवाल करूंगा इस पर भी कि हिंदुत्व का क्या लहर है। अगर डॉक्टर डीसी वर्मा पे कुर्मी वोट चढ़ता है तो फिर आपका क्या होगा? देखिए साहब, ऐसा है, इस समय
मेरे पास जो है मेरी समाज के मुझे पूरा समर्थन है। अच्छा। मुझे जो उम्मीद है 80% समाज इस समय मेरे साथ है। हाँ। और जो आपने हिंदुत्व की बात करी, हाँ, हाँ, इस समय जो है जो पिछले चुनाव का माहौल था, इस बार उससे भिन्न चुनाव है। अच्छा अच्छा। भिन्न इसलिए है क्योंकि आपने देखा था कि वर्मा जी के विरोध में बड़ा ही प्रदर्शन हुए। जैसे 850 बीघा जमीन का मामला था, अच्छा। रायपुरा जागीर का, हाँ हाँ वो भी मामला मीडिया में बड़ा हाईलाइट रहा। हाँ। और खुद वर्मा जी के समाज के लोगों ने लगभग हजारों की संख्या में लोग वहां जुटे शाही में, अच्छा। और मीडिया ने उसे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। इसके बावजूद मैं अचंभित हूँ कि भाजपा ने वर्मा जी को कैसे उम्मीदवार बनाया है। अच्छा इस बात को लेकर मैं अचंभित हूँ। जिस प्रत्याशी का इतना विरोध हुआ, मैं भी आपको बताऊं, मैं भी 42 साल का हूँ। मैंने अपने जीवन में ये पहली बार देखा है कि इतने विरोध के बावजूद किसी आदमी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। अच्छा अच्छा, मतलब आपके समझ से उनका टिकट होना नहीं चाहिए था। जी जी, जिसका विरोध है। और आज भी वो गांव में जा रहे हैं तो गांव लोग उनको। तो आपका ये कहना है कि गंगवार वोट जो है आप पे चढ़ रहा है? हाँ, इस बार मेरे साथ है पूरी तरीके से। देखिए 2 आंकड़े हैं ना, मैंने आपको बता दिए। अच्छा, हिंदुत्व पे लोग अगर हिंदुत्व के कहने पर बीजेपी को वोट दे दें तो डीसी वर्मा फिर मजबूत हो जाएंगे ना। हिंदुत्व का मुद्दा इस समय इतना प्रबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो मामला था वो सब निबट चुका है। फिर किस पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार विकास का चुनाव है। विकास का इस बार जो चुनाव है मीरगंज विधानसभा का, वो विकास का चुनाव है और व्यक्तित्व का चुनाव है। जिसका जितना चेहरा साफ होगा, जिसका व्यक्तित्व जितना बढ़िया है, उसको लोग वोट करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर डीसी वर्मा और किन कारणों में आपसे पीछे हैं? देखिए साहब देवेंद्र जी, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो मजबूती से लड़ रहा हूँ और क्षेत्रीय भी हूँ। अच्छा। बाकी रही बात बेग साहब की, उनकी विधानसभा भी बहेड़ी है। हाँ, वो पहले पंडेरा गांव पड़ता है, उसके रहने वाले हैं। वो पहले 119 विधानसभा मीरगंज 39 कांवड़ लगता था, तब उसमें थे, लेकिन अब वो बहेड़ी में जा चुका है। बहेड़ी में जा चुका है उनका गांव भी। और वर्मा जी तो हमारे जिले के व्यक्ति नहीं है। अच्छा। तो इस बार एक बड़ा मुद्दा मीरगंज विधानसभा में जो है क्षेत्रीय नेतृत्व का है। अच्छा। जनता चाह रही है इस बार कि हमारा जो विधायक हो वो अपने क्षेत्र का हो। ये बड़ा मुद्दा है। अच्छा अच्छा, मतलब लोकल से राजनीति करनी है, लोकल की समस्याओं को लोकल वाला जानता है, ये कहना है आपका? जी जी, लोकल वाला जानता है। और मैं बताऊं आपको, मीरगंज की जनता की सबसे बड़ी जो समस्या है क्या है कि साहब आपने देखा होगा जो हमारी शुगर मिल है, हाँ, वहाँ पे बहुत बड़ा जाम लगता है। या तो उसका अंडरपास बने या उसका बिंदु बताइए। देखिए, एक तो रबड़ फैक्ट्री का, पहले ये वाला बताइए। हाँ, एक तो हमारे जो या तो इसका अंडरपास बने या इसका क्या कहते हैं ओवरब्रिज बने। अच्छा। तो समस्या जो है पब्लिक की हल हो जाएगी। हाँ। और दूसरी समस्या पब्लिक की जो है, हमारे पास जो हमारी विधानसभा में क्या यहाँ पे रोजगार की बड़ी समस्या है हमारे जिले में। एक फैक्ट्री हुआ करती थी किसी जमाने में, रबड़ फैक्ट्री, वो बंद हो चुकी है। जिसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वो एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री थी वो। तो वहाँ पे सैकड़ों लोग जो है काम किया करते थे, वो लोग बेरोजगार हो गए और बेघर हो गए। अच्छा। उनके बारे में आज तक जितनी भी सरकारें आई, किसी ने नहीं सोचा है। आप क्या कराएंगे? हाँ, अगर मैं विधायक बना और मेरी सरकार बनी तो इस बारे में मैं जरूर कुछ ना कुछ करूँगा। ये मेरा पब्लिक से वादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और है कि भानु प्रताप जी, अगर संतोष गंगवार है ना मुस्लिम बोर्ड के तरफ आए, क्योंकि वो बीजेपी से हैं, ठीक है, सांसद, और अगर संतोष गंगवार ने यहाँ के कुर्मियों पर प्रेशर डाला तो क्या होगा? देखिए साहब, ऐसा है, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा है जनता समझ चुकी है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि संतोष जी जिले के बड़े नेता हैं, लेकिन इस बार जो समाज है वो भी जान चुका है, उसे क्षेत्रीय नेता चाहिए और उसे अपना नेता चाहिए। देखिए, संतोष जी कल आए थे, कल उद्घाटन हुआ था उसका, ठीक है, तो आए थे। तो आपका क्या है, मतलब इस बार जो है संतोष जी की बात आपका समाज नहीं मानेगा? हाँ, इस बार जो है संतोष जी की बात हमारा समाज नहीं मानेगा और लोग लगे हुए हैं और मेरे साथ लोग
चल भी रहे हैं, मेरा साथ भी दे रहे हैं मेरे समाज के लोग। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसका कारण है लोगों के दिमाग में एक संशय है इस बार। हो सकता है अगली बार 2024 में संतोष जी को पार्टी टिकट दे या ना दे, ऐसा भी लोगों के दिमाग में चल रहा है। अच्छा। कि हो सकता है भाई उनको आगे चल के उनको टिकट ना मिले। ये भी सुनने में आता है कि संतोष जी ने कुंवर खानदान को खत्म करने में बहुत बड़ा हाथ था। ना वो तो बात है, सही है, लोगों का विचार है, ठीक है। आपके हिसाब से क्या सही है कि क्योंकि तमाम विधायकों को टिकट नहीं दिए गए, आपके परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिए गए, आपके यहाँ से राजनीति को खिसकाया गया, ये इस पे क्या? ना वो बात सही है। आप जो कह रहे हैं कि हमारे परिवार को कहीं ना कहीं माननीय संतोष जी ने नुकसान पहुंचाया, ये बात सही है। लेकिन होता है, राजनीति है भाई, आदमी करता है। और हमारा भी दुर्भाग्य था कि हमें कभी अच्छी पार्टी से हमारे परिवार के व्यक्ति को किसी सही पार्टी। बात की जाए तो परिवार एकजुट है। परिवार तो एकजुट है, अब थोड़ा रहता है, आपको बताएं हमारे परिवार से कुछ सदस्य हैं दूसरी पार्टी में है। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन परिवार वो लड़ाएंगे क्या, वो मतलब आप समझे साइलेंट रहेंगे और मेरी मदद करेंगे अंदर से। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि चुनाव प्रचार में नहीं घूमेंगे। हाँ। लेकिन समर्थन आपका ही अंदर से होगा। जी जी जी। अच्छा अच्छा, क्योंकि पार्टी से बंधे हैं इसलिए हैं। इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, आप आज का खास प्रोग्राम देख रहे थे, एक मुलाकात। इसमें हमारे साथ थे 119 विधानसभा मीरगंज के बसपा प्रत्याशी कुंवर भानु प्रताप गंगवार। आप देखते रहिए नवस्वर जागरण। धन्यवाद।